Hello everyone, welcome to Voxel. So first things first, this video is going to be in Hindi language, and if you want to watch the English version of this book 20th 4th test reading passage 2, you can go to our video section and you will be able to find video on this particular passage of this particular test number 4 in English as well. So without further ado, let me start in Hindi now. कैसे हैं आप सभी का स्वागत है वॉक्सल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक बुक 20th के 4th टेस्ट का रीडिंग पैसेज 2। इसी टेस्ट का रीडिंग पैसेज 1 हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। बट इसको देखने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रीड करेंगे टाइटल ऑफ द पैसेज। और हमारा टाइटल कह रहा है अडेप्टिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब टाइटल का रीड करने का बेनिफिट क्या होगा, इससे हम एक तरह से अनुमान लगा सकेंगे कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन रीड करने को मिल सकती है। हो सकता है इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आगे पीछे हो, मतलब कुछ और भी रीड करने को मिल सकता है उसी में, बट हमें एक तरह से अंदाज़ा लग जाएगा। और जो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कंप्लेंट होती है कि कि मुझे इस तरह के पैसेजेस बोरिंग लगते हैं या कुछ है, तो आपका माइंड पहले ही प्रिपेयर होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़नी तो पड़ेगी ही। तो फ्रॉम दी टाइटल हम ये समझ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है अडेप्टिंग टू द फैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अडेप्ट करना क्या होता है, अपने आप को किसी सिचुएशन किसी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, चेंज कर लेना। हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं किसके अनुसार, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब जिस तरह के क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके जो असर हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल रहे हैं, हम अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, हम अपने आप में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 14 से लेकर 26 तक। अभी हम सिर्फ पैसेज को भी पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, अभी हम देखेंगे कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस को क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा ताकि हम अपने माइंड में एक स्ट्रेटजी बना सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के टाइप्स। ये रहे हमारे क्वेश्चंस 14 to 17। ये हमारा पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन वाला टाइप। इसमें हमें इन 4 क्वेश्चंस के आगे पैराग्राफ का वो अल्फ़ाबेट लिखना है जिसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ओके, तो हमारे पास पैराग्राफ्स कितने हैं, A to F, मतलब हमारे पास 6 पैराग्राफ्स हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 4। और अगर आप ध्यान दिया होगा आपने अगर, तो यहाँ पर NB वाला हमारे इंस्ट्रक्शन वर्ड्स मिसिंग है, मतलब उसमें लिखा होता है ना NB यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। तो मतलब इसमें हमें एक लेटर एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर सपोज करो A इसका आंसर आ गया 14 या कोई भी 15, 16, 17 कोई भी आंसर आ गया, तो A किसी और क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी पैराग्राफ ज़्यादा हैं तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं भी है। बट अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होती तो हो सकता था रिपीट हो वो। चलिए अगले क्वेश्चन टाइप्स को देखते हैं। 18 से 22, इसमें हमें ब्लैंक्स फिल करनी है जिसमें 1 वर्ड लिखना है। ओके। और 23 से 26, इसमें हमें ये करना है मैच ईच ऑफ द स्टेटमेंट विद करेक्ट पर्सन। ओके, हमें पर्सन्स गिवन है A से लेकर E तक, ये रहे लिस्ट ऑफ पीपल। तो हमें बताना है कौन से पर्सन ने कौन सी बात कही गई है, कौन सी स्टेटमेंट किस पर्सन की है, किस पर्सन के द्वारा कौन सी स्टेटमेंट दी गई है। तो उसके आगे हमें ABC लगाना पड़ेगा। और इसमें भी देखिए कोई इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। तो मतलब अगर किसी का आंसर A आ गया तो उसी का A है, किसी और का A नहीं हो सकता, मतलब एक पर्सन ने एक ही बात कही होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें हमें बेस्ट स्ट्रेटजी ये लग रही है कि हम इसमें A पैराग्राफ रीड करेंगे और फिर तीनों टाइप्स में पहले क्वेश्चंस को, या जहाँ पे भी हमें नेम मिल गया तो हम साथ के साथ उस नेम के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे वो जिस भी पैराग्राफ में मिला होगा, और अदरवाइज A पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे अगर ये भी इसमें कुछ है या नहीं। क्लियर। तो जैसे मैं हम करते रहेंगे इसको सॉल्व, आपको समझ आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। A पैराग्राफ। ऑल अराउंड द वर्ल्ड
nations are already preparing for and adapting to climate change and its impacts. अब लाइन कह रही है, सेंटेंस कह रहा है कि पूरी दुनिया में ना, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो नेशंस मतलब जो कंट्रीज हैं वो पहले से ही प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, और जो उसके इम्पैक्ट्स होंगे, उसके असर होंगे. Even if we stopped all carbon dioxide emissions tomorrow, we would continue to see the impact of the CO2 already released since the industrial times, with scientists forecasting that global warming would continue for around 40 years. वो कह रहे हैं कि अगर हम कल ही, मतलब इन द लिटरल सेंस जैसे आज है ना, कल ही हम सारे CO2 इमिशंस अपने रोक दें, मतलब कार्स चलानी बंद कर दें, ट्रेन्स, फैक्ट्रीज, मतलब जिस अपने एयर कंडीशनर्स, पावर प्लांट्स जैसे कोल वगैरह के पावर प्लांट्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, मतलब जिस भी चीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और हम वो सभी चीज़ें कल की कल बंद कर दें, तब भी हमें जो CO2 के इम्पैक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे. क्योंकि हमने कब से शुरू किए हैं इम्पैक्ट्स छोड़ने, इंडस्ट्रियल टाइम से, मतलब अराउंड 16-17 सेंचुरी से, जो साइंटिस्ट फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये अगले 40 साल तक इसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे जितनी अभी एटमॉस्फेयर में मौजूद है. इन द मीन टाइम आइस कैप्स वुड कंटिन्यू टू मेल्ट एंड सी लेवल्स राइज. मतलब उस दौरान, इन द मीन टाइम मतलब ये एक कनेक्टर है, इसका मतलब होता है उस दौरान, मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय के दौरान जो आइस कैप्स हैं वो आइस मेल्ट करती रहेगी और समुद्र का लेवल ऊंचा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा. Some countries and regions will suffer more extreme impacts from these changes than others. कुछ कंट्रीज या कुछ एरियाज, रीजन्स मतलब एरियाज, वो सफ़र करेंगे ज़्यादा एक्सट्रीम इम्पैक्ट्स फ्रॉम दीज चेंजेस देन अदर्स. मतलब कुछ एरियाज में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, कुछ में उनसे थोड़ा सा कम असर देखने को मिलेगा. इट्स इन दीज प्लेसेस दैट इनोवेशन इज थ्राइविंग. और ये वही जगह है जहाँ पर उनको डर है ना, गवर्नमेंट्स को या लोगों को, कि सबसे ज़्यादा फर्क तो हम ही पड़ेगा. इन्हीं जगह पर आप देखोगे जो इनोवेशंस है ना, जो इन्वेंशंस है वो फल फूल रही हैं, थ्राइव कर रही हैं. क्लियर? ओके. सो एक चीज़ और, अब हम क्या करेंगे, इससे पहले मुझे क्या करना, हम कर सकते थे एक और चीज़ कि हम 14 से लेकर 17 को रीड करेंगे, देखेंगे इसमें से कोई आंसर है या नहीं. और उसके लिए आपके पास अराउंड 10, चलिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये पैराग्राफ, तो अराउंड 20 सेकेंड्स का मैं टाइम दूंगा आपको. सभी क्वेश्चंस को पढ़िए, उनमें से कीवर्ड्स हाईलाइट कीजिए और देखिए इसमें से कोई आंसर आएगा या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आंसर हो ही हो, इसमें हो सकता है ना हो. जब हम रीड करेंगे हमें पता लग ही जाएगा तब तक. ओके, और आपका टाइम शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चंस को साथ में मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका कोई आंसर है भी है या नहीं. 14th, हाउ अ टाइप ऑफ प्लांट फंक्शंस एज अ नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर कोस्ट लाइन्स. अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जिस भी क्वेश्चन का ये आंसर होगा, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं इसका आंसर होगा या नहीं. क्वेश्चन कह रहा है कोई भी प्लांट बताया होगा, किसी भी जिसका भी आंसर होगा उसमें एक प्लांट के बारे में बताया गया होगा और वो कैसे नेचुरल प्रोटेक्शन देता है कोस्ट लाइंस को. जैसे कोई प्लांट होगा, ABC नाम का कोई प्लांट है, उसकी वजह से वो सॉइल को पकड़ कर रखता है, जिस वजह से कोस्ट लाइंस में बाढ़ नहीं आती है. कुछ भी ऐसा दिया होगा उस पैराग्राफ में. तो इसमें दिया हुआ ऐसा कुछ नहीं, ऑब्वियसली कोई प्लांट का नेम भी नहीं इसमें. तो 15th, a prediction about how long it could take to stop noticing the effects of climate change. मतलब ये जिस भी पैराग्राफ का आंसर होगा उसमें हमें प्रिडिक्शन दी होगी. प्रिडिक्शन का मतलब कौन सा टेंस हो गया? यस, फ्यूचर. क्योंकि प्रिडिक्शन हमेशा फ्यूचर में होती है, पास्ट और प्रेजेंट में प्रिडिक्शन नहीं होती. कहते हो प्रिडिक्शन दी होगी, हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लगेगा, टू स्टॉप नोटिसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को
जो इफ़ेक्ट्स हैं उनमें जो लाइक नोटिस करने को जो वो स्टॉप होंगे, मतलब उनका असर ख़त्म होगा, उसको हम अभी नोटिस नहीं कर पाएंगे कि यार हाँ अब असर नहीं दिख रहा है इनका, उस चीज़ को होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ बताया गया है इसमें? यस। पहले मैं इसका आंसर लिख लूँ एक बार, एंड इसका आंसर आएगा ए। इसका आंसर है हमारे पास ए पैराग्राफ। अब मुझे बताएंगे कहाँ पर लिखा हुआ है? यस, ये रहा। इवन से लेकर आप यहाँ तक मान लीजिए 40 ईयर्स तक। Even if we stopped all carbon dioxide emissions tomorrow, we would continue to see the impact of carbon dioxide already released since industrial times, with scientists forecasting मतलब predicting, वो prediction हो गया हमारी, the global warming would continue for around 40 years। कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी देर तक चलेगी? अराउंड 40 ईयर्स तक ये चीज़ चलेगी। तो हाउ लॉन्ग? 40 ईयर्स तक। तो जस्ट लेट मी राइट द लोकेशन हेयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, वैसे तो और ऑब्वियसली होगा नहीं, क्योंकि नोट तो हमें गिवन ही है कि मोर देन वंस यूज़ करना है, बट एक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा और बाकी पैराग्राफ्स के लिए हमें हेल्प मिलेगी। 16th, अ रेफरेंस टू द फैक्ट दैट अ सोल्यूशन इज पर्टिकुलरली कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये जिस भी पैराग्राफ का आंसर होगा ना, उसमें हमें मेंशन किया गया होगा, रेफरेंस दिया गया होगा, मतलब मेंशन किया गया होगा कि जो सोल्यूशन है ना किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, वो क्या है? कॉस्ट, सॉरी अबाउट दैट, वो क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब बताया गया होगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको हल करने के लिए इतना खर्चा आएगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब मनी के रिगार्डिंग ही ना, तो वो मनी के रिगार्डिंग कोई बात की होगी इस पैराग्राफ में कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब रीजनेबल कॉस्ट है इसकी, कुछ ऐसा का अफोर्डेबल लिख सकते हो, रीजनेबल उसमें लिखा हो सकता है कॉस्ट इफेक्टिव के लिए। तो देखेंगे, अभी तो है नहीं इस पैराग्राफ में, वो तो ऑब्वियसली तो ये हो नहीं सकता। 17th, a mention of a technology used to locate areas most in need of intervention। अब इसमें जिस भी पैराग्राफ का आंसर होगा ना, उसमें किसी टेक्नोलॉजी का मेंशन किया गया होगा जिससे हम ना एरियाज को लोकेट करते हैं। मतलब लोकेट करना मतलब फाइंड करना, जो मतलब वो कौन से एरियाज हैं जो है मोस्ट इन नीड ऑफ इंटरवेंशन, मतलब जिन एरियाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंटरवेंशन की। ठीक है, जिस पैराग्राफ में उस मेंशन किया होगा कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसे एरियाज ढूंढ सकते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की, मतलब हमारे इंटरवेंशन की, हमें इंटरवीन करना पड़ेगा उन एरियाज़ को बचाने के लिए। तो जिस पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन होगी तो उसका आंसर 17th का आंसर वो वाला पैराग्राफ होगा। क्लियर? तो चलिए 18th देखते हैं क्वेश्चन। द स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट, तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। द स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट, अभी स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट तो कहीं आया ही नहीं, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, तो उसमें लोकेशन तो होगी नहीं ऑब्वियसली। द स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन मियामी बीच, ओके ये भी लोकेटर वर्ड्स है, ये भी नहीं, मियामी बीच की भी नहीं बात हुई। हैज़ इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट, मैं पता नहीं क्लियर पढ़ लिया। ओके, द स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन मियामी बीच हैज़ इन्वॉल्व्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। ओके, तो अगर आपको इस ब्लैक में कोई वर्ड हो तो किस तरह का वर्ड आना चाहिए इसमें? लाइक किस प्रकार का वर्ड आएगा? कोई ना कोई इक्विपमेंट का नाम आएगा ना, हम इंस्टॉल कर रहे हैं कि ऑफ एफिशिएंट समथिंग, ठीक है, कोई ना कोई इक्विपमेंट का नाम आएगा। तो अब इसमें तो लोकेशन है ही नहीं, तो इसमें कोई पर्सन का नेम भी नहीं है, तो ये हमारे लिस्ट ऑफ पीपल रहा है, यनीरा, पिनेडा, सुजैन, टोई, एलिजाबेथ इंग्लिश, रेजा चौधरी, ग्रेग स्पॉट्स। तो कोई पर्सन का नेम भी नहीं है, तो उसमें से भी पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो जहाँ पर भी स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट आएगी तो तब पढ़ेंगे इसको। तो अभी के लिए बी पैराग्राफ को रीड करेंगे हम। इन मियामी बीच फ्लोरिडा यूएसए, तो वो मियामी बीच, ये आ गया मियामी बीच। ओके, फ्लोरिडा यूएसए, सी वाटर isn't just breaching the island city's walls, it's seeping up through the ground, so the only way to save the city is to lift it up above sea level। अब ये कह रहे हैं कि जो मियामी बीच है ना, फ्लोरिडा में जगह है,
यूएसए में एक फ्लोरिडा स्टेट है, उसमें एक जगह मियामी बीच। कहते जो सी वाटर है ना वो सिर्फ शहर की दीवारों को तोड़कर अंदर नहीं आ रहा, एक तरह से वो ज़मीन में से भी निकल कर आ रहा है। सीप अप मतलब ज़मीन में से वो उसकी लाइक धार निकल रही है थ्रू द ग्राउंड। तो सिटी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको सी लेवल से सी लेवल से अबव लिफ्ट करना, मतलब उसको ऊपर उठाना सिटी को। Starting in the lowest and most vulnerable neighborhoods, roads have been raised as much as 61 centimeters। कहते हैं हमने शुरू कर लिया हुआ है सबसे जो नीचे हैं, समुद्र के पास हैं, और जो सबसे ज़्यादा खतरे में है नेबरहुड्स, वही एरियाज, वो लाइक आप मोहल्ला कह सकते हो, और उनकी जो रोड्स हैं ना उनको 61 सेंटीमीटर्स ऊपर उठाया जा चुका है। जहाँ पर वो पहले थी उनको 61 सेंटीमीटर्स उस ज़मीन से ऊपर किया जा चुका है। The elevation work was carried out as a part of Miami's beach ambitious but much needed storm water management program। तो ये हमारा storm water management program आ गया, ये वाला। तो इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ। तो कहते जो ये चीज़ हमें ये प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं, इन एडिशन टू द रोड अडेप्टेशन सॉरी, कहते रोड तो हमने ऊपर उठाई है, उसके अलावा द सिटी हैज सेट अप न्यू पंप्स दैट कैन रिमूव अप टू 75,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। तो सिटी ने क्या सेटअप कर दिए हैं, नए पंप सेटअप कर दिए हैं जो 75,000 लीटर पानी को एक मिनट में रिमूव कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, 75,000 लीटर्स ऑफ वाटर हर मिनट में बाहर निकाल रहे हैं। इन द फेस ऑफ फ्लड्स क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैव ऑफन बीन ओवरलुक्ड, सेज येनीरा पिनेडा। तो ये पर्सन का नेम आ गया, इसको भी कलर में कोडिंग कर लेते हैं ब्लू। तो येनीरा पिनेडा वो क्या है, सीनियर सस्टेनेबिलिटी कोऑर्डिनेटर। शी नोज दैट दे आर एसेंशियल एंड दैट द जॉब इज़ फार फ्रॉम ओवर। वो कह रही है उसको पता है कि ये चीज़ एसेंशियल है और अभी जॉब फार फ्रॉम ओवर का मतलब ख़त्म होने के आसपास भी नहीं है। वी नो दैट इन 20, 30, 40 years विल नीड टू गो बैक इन देयर एंड एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एंड वो कह रही है कि हमें पता है कि आने वाले 20, 30 या 40 सालों में हमें वापस जाना पड़ेगा और जो जैसा एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके सबसे पहले आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए 14, 16 और 17 इसमें से किसी का आंसर है इस पैराग्राफ में या नहीं। अगर है तो वो कौन सा है, अगर नहीं है तो चलो है ही नहीं। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके टाइम्स अप। तो चलिए अब साथ में देखते हैं इसका आंसर है या नहीं। 14th, हाउ अ टाइप ऑफ प्लांट फंक्शंस एज अ नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर कोस्ट लाइन्स। किसी प्लांट के बारे में जिक्र है यहाँ पर जो कोस्ट लाइन्स मतलब जो समुद्र के आसपास वाले एरियाज हैं उनके बॉर्डर को बचाने का काम करे शहरों को। नहीं, तो इसमें ये बताया गया कि ये शहर का नाम तो बताया गया फ्लोरिडा मियामी बीच जो फ्लोरिडा यूएसए में उसकी बात की गई है, बट किसी प्लांट के बारे में नहीं बताया गया कि वो कैसे बचाता इसको। फंक्शंस का मतलब प्रेजेंट टेंस, तो उसमें बचाया कैसे बचाएगा वो हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। तो 14 तो है नहीं। 15 हमारा हो गया। 16 अ रेफरेंस टू द फैक्ट दैट अ सोल्यूशन इज पर्टिकुलरली कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें सोल्यूशन तो बताया गया है कि उन्होंने पंप्स को लगा दिया ना जिससे 75,000 लीटर जो है पानी हर मिनट में निकाला जा सकता है, बट वो मनी की बात ही नहीं की गई है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात ही नहीं की गई है कि ये सस्ता पड़ रहा है, अगर ऐसा करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, ऐसा की कोई बात ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एंड 17th लास्ट क्वेश्चन इसमें इस सेट का, a mention of technology used to locate areas most in need of intervention। अब इसमें सिर्फ एक एरिया की बात की गई है, पहली बात यहाँ पे तो एरियाज हैं, चलो उसको भी एक बार साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई, इसमें सिर्फ ये कहा गया कि उनकी रोड्स को ऊपर उठाया गया
बट कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, कोई टेक्नोलॉजी का नाम या कोई टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेनेशन, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो मतलब बी पैराग्राफ किसी का भी आंसर नहीं है। ओके, तो चलिए 18th। अब 18th हमें पता है स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट, इसमें हमारे पास गिवन है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। द स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन मियामी बीच हैज़ इन्वॉल्व्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट समथिंग। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? लगाना, है ना, इंस्टॉल करना कहीं पर। तो मुझे बताएंगे। तो इसमें तो ये रहा स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट और मियामी बीच में हो रहा है ये वाला काम। तो इसका आंसर हमारा इसी में कहीं पर होना चाहिए। तो आपके पास अराउंड 10 सेकंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। अगर आपको थोड़ा सा और समय चाहिए आंसर को फाइंड करने के लिए, वीडियो को किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको और समय चाहिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड जब अपने आंसर के साथ रेडी हो तो रिज्यूम कर लीजिए। अब मैं इसका आंसर लिखने वाला हूँ। इसका आंसर है पंप्स। एंड ये रहा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, बट अगर आपको नहीं पता लगा ये इसका आंसर पंप्स कैसे आएगा तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो ये देखिए क्वेश्चन अगेन कह रहा है कि जो ये प्रोग्राम है ना, इसमें क्या इन्वॉल्व था, कुछ किसी चीज़ को इंस्टॉल किया गया। तो इंस्टॉल के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है? सेटअप। अब एफिशिएंट एज सच तो नहीं लिखा हुआ, बट इन्होंने ये लिखा हुआ है जो 75,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट को रिमूव कर सकते हैं, इस तरह के पंप लगाए गए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज 75,000 लीटर वाटर सिर्फ कहना इजी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और वो हर एक मिनट में इतना पानी रिमूव कर रहे हैं किसी जगह से। तो मतलब लाखों लीटर पानी वो 2-3 मिनट में निकाल देंगे। तो देखिए कितने एफिशिएंट हैं वो। तो एफिशिएंट को उन्होंने इस तरह से पैराफ्रेज किया हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए अगला पढ़ते हैं, बिकॉज एक ये नीरा भी है और हमें पता है। अब इसको एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एंड फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। 23rd क्वेश्चन। इट इज़ असेंशियल टू अडॉप्ट स्ट्रेटजीज विच इन्वॉल्व एंड हेल्प रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन। इसका कलर ये। तो कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल है कि हमें ऐसी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना चाहिए जो किसको इन्वॉल्व और हेल्प करेंगी? रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन, मतलब जो लोकल लोगों की हेल्प भी करेंगी और उनको काम वगैरह भी देंगी, समथिंग लाइक दैट, उनको इन्वॉल्व करेंगी उस काम में। ऐसे क्योंकि बात की गई है इसमें। अब ये चलो बाद में देखेंगे, पहले हम 24th पढ़ लेते हैं। Interventions which reduce heat are probably vital for our survival in this location। तो ये जिस भी पर्सन ने कहा होगा ना, उसने ये कहा होगा कि जो हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं ना, जिससे हम क्या रिड्यूस कर रहे हैं? हीट। ये बहुत ही ज़रूरी है हाँ उस लोकेशन में सरवाइव करने के लिए। मतलब कहीं बहुत गर्मी पड़ रही होगी वहाँ पर, अगर वहाँ पर हीट को कम ना करे तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए। तो जिसने भी ये वाली बात की होगी उसका आंसर आएगा ये। 25 more work will need to be done in future decades to deal with the impact of rising water levels। कह रहे हैं कि और काम करना पड़ेगा, will मतलब फ्यूचर, करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो लिखा भी हुआ है फ्यूचर डेकेड्स, जो आने वाले दशक है ना। अब एक डेकेड में कितने साल होते हैं? 10। तो डेकेड्स में तो प्लूरल में 20, 30, 50, 70, 80 ऐसे की बात की गई होगी। सालों में डील करना पड़ेगा जस्ट वो इम्पैक्ट्स को, किसके इम्पैक्ट्स को? राइजिंग सी लेवल्स के। और 26th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ लोकेशंस रिक्वायरिंग एक्शन टू अडॉप्ट टू फ्लडिंग हैज़ ग्रोन इन रिसेंट ईयर्स। तो मतलब जो नंबर ऑफ लोकेशंस है ना, जिन एरियाज को एक्शन की ज़रूरत है, किसके लिए? किसके लिए? टू अडेप्ट टू फ्लडिंग, उनका नंबर ग्रो किया है रिसेंट ईयर्स में, हाल फिलहाल में। जैसे वो पहले जैसे 10 थे, अब वो 20-30 हो गए हैं।
ओके, तो हमारा ये रहा येनिरा पिनेडा सॉरी। अब दोबारा रीड कर लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। वी नो दैट इन 20-30-40 years we'll need to go back in there and adjust to the changing environment, she says. ओके, नाउ टेल मी अगर किसी का आंसर है इसमें या नहीं। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, 4 क्वेश्चंस हैं, 5 लोग हैं, तो ऑब्वियसली एक फ्री हो एक तो फ्री है ही है ना, तो रिपीट हमने करना नहीं, तो एक फ्री होगा, तो वो कोई भी हो सकता है। तो लेट्स सी इसका आंसर है या नहीं इसमें, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो लेट मी डू दिस, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए 23rd, इसमें कुछ बताया गया कि उस लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए नहीं। उन्होंने यही कहा कि अगले अगले 20-30-40 सालों में हमें वापस जाना पड़ेगा और फिर एडजस्ट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हीट की रिड्यूस करने की बात ही नहीं करी, तो पानी निकालने की बात हो रही थी, है ना। तो हीट रिड्यूस करने की तो बात ही नहीं हो रही। ये 25th, मोर वर्क विल नीड टू बी डन इन द फ्यूचर डेकेड्स। बिल्कुल, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर, ए ऑप्शन, ये नीरा पिनेडा। क्लियर, क्योंकि फ्यूचर डेकेड्स लाइक आने वाले 20-30-40 साल, डेकेड्स मतलब 10 से ज़्यादा सालों की बात कर रहे हैं ना। लाइक एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो प्लूरल में 2-3 डेकेड्स मतलब 20-30-40 साल, 2 डेकेड्स, 3 डेकेड्स, 4 डेकेड्स। मोर वर्क विल नीड टू गो बैक एंड एडजस्ट, एक अब कर रहे हैं, एक फ्यूचर में और करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए अगला पैराग्राफ को रीड करते हैं, सी एंड अगेन वापस अपने इसी सेट पर आ जाते हैं। दिस 14-17। तो चलिए शुरू करते हैं। सी वॉल्स आर अ स्टेपल strategy for many coastal communities, but on the soft, muddy northern shores of Java, Indonesia, they frequently collapse, further exacerbating coastal erosion. अब कह रहे हैं जो सी वॉल्स है ना, एक स्टेपल स्ट्रेटजी है, मतलब जो आम तौर पर स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं मैनी कोस्टल कम्युनिटीज़, जो बहुत ज़्यादा समुद्र के पास जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं, ये यूजुअली सी वॉल्स की स्ट्रेटजी को यूज़ करती हैं। बट जब जो वो सी वो जो वो बीच लाइक जो सी के पास जो एरिया है, वो कौन सा सॉइल कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, मडी होगी, और वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न शोर्स ऑफ जावा, इंडोनेशिया कंट्री है, उसके किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। वो अक्सर कोलैप्स कर जाती हैं, गिर जाती हैं। फर्दर एग्जैसरबेटिंग कोस्टल इरोजन, एग्जैसरबेट करना होता है पहले ही जो हालत ख़राब है ना उसको और ख़राब कर देना, और फर्दर मतलब और ख़राब थी, उससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। किसकी हालत ख़राब होगी, कोस्टल इरोजन की, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। There have been many attempts to restore the island's coastal mangroves, ecosystems of trees and shrubs that help defend coastal areas by trapping sediment in their net-like root systems, elevating the seabed and dampening the energy of waves and tidal currents. Sorry about that. तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स हम कर रहे हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, किसको रीस्टोर होता है दोबारा लाके आने के लिए, किसको, कोस्टल मैनग्रूव्स को। अब वो है क्या चीज़, वो ऐसा इकोसिस्टम ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स है जो हेल्प करता है कोस्टल को डिफेंड करने में। कैसे डिफेंड करता है, वो सेडिमेंट्स को ट्रैप कर लेता है अपने रूट सिस्टम में, ठीक है, और जिससे वो एलिवेट करता है ऊंचा उठाना। किसको एलिवेट करता है, सी बेड को। वो जो एनर्जी है उसको ना डैम्प करता है, उसको कम कर देता है उसकी एनर्जी को, जिस एनर्जी से, जिस प्रभाव से, जिस ज़ोर से वो शोर्स पर आके टकराती हैं ना लहरें, उनको वो कम कर देता है। बट सुजैना TOI, तो ये पर्सन का नेम आ गया, तो इसको मैं से कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा हमें कहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो एक और चीज़, जब भी पर्सन वाली हम चीज़ करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वर्टेड कॉमास का ध्यान रखते हैं, जहाँ पर सेज वगैरह लिखा होता है, क्योंकि वही उस पर्सन ने बात की होती है।
of the not-for-profit organization Wetlands International says that while hugely popular, the majority of mangrove planting projects fail. वो कह रहे कि चाहे ये चीज़ बहुत पॉपुलर है मैंग्रोव्स को लगाना, बट ये फेल हो जाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स. सो वेटलैंड्स इंटरनेशनल स्टार्टेड आउट विद अ डिफरेंट अप्रोच. सो फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अब थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच ली. स्टार्टेड आउट मतलब इन्होंने अब जो भी चीज़ शुरू की है ना, वो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ शुरू की है. Building semi-permeable dams made from bamboo poles and brushwood to mimic the role of mangrove roots and create favorable conditions for mangroves to grow back naturally. तो उन्होंने ऐसी कंडीशंस तैयार कर दी, बैम्बू के साथ वो यूज़ कर रहे हैं, सेमी परमिएबल डैम बना रहे हैं बैम्बू के साथ, जिस वजह से मैंग्रोव नेचुरली ग्रो कर सकें. The program has seen moderate success mainly in areas with less subsidence. तो कह रहे जो ये प्रोग्राम है ना, इसने मॉडरेट सक्सेस का स्वाद चखा हुआ है कुछ एरियाज में. Unfortunately, traditional infrastructure is often single solution focused, says TOI. For long-term success, it's critical that we transition towards multifunctional approaches that embed natural processes and that engage and benefit communities and local decision makers. कह रहे हैं कि अगर बड़ी सक्सेस लेनी है ना, कि लंबे समय तक जो सक्सेस है वो चलती रहे, तो ये ट्रांजिशन बहुत क्रिटिकल है. इसे ज़रूरी है कि हम ट्रांजिशन करें मल्टी फंक्शनल अप्रोचेस. हमें सिंगल सोल्यूशन नहीं फोकस होना चाहिए कि हाँ एक काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमने सारा अपना फोकस लगाया हुआ है. ऐसा का नहीं हमारा काम होना चाहिए. इट इज़ क्रिटिकल दैट वी ट्रांजिशन टुवर्ड्स मल्टी फंक्शनल अप्रोचेज. अब उसमें क्या इम्बेड मतलब क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, नेचुरल प्रोसेसेस, और उसको इंगेज करना चाहिए और बेनिफिट करना चाहिए कम्युनिटीज़ और लोकल डिसीजन मेकर्स. जो वहाँ के बंदे हैं ना, उनको लोकल बंदे हैं या लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए उस अप्रोच से. ओके, तो एक सेकेंड में इसको ठीक कर लो, ये थोड़ा सा ऊपर. चलिए, ये हो गया हमारा पैराग्राफ, हमने रीड कर लिया है. आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का समय है मुझे बताने के लिए कि 14, 16 या 17 में किसका आंसर है या नहीं, एंड अगर है तो वो कौन सा और उसकी लोकेशन. एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब. Okay, time's up. Let's read together. How a plant functions as a natural protection for coastlines. इसमें किसी प्लांट के बारे में बताया गया कि वो किस तरह से कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्ट करता है नेचुरल तरीके से. जी बिल्कुल, इसका आंसर है सी. एंड वो कहाँ पर लिखा हुआ है, लेट मी मार्क हियर. तो यहाँ से मान लो कोस्टल मैंग्रोव्स ecosystem of trees and shrubs that help to defend coastal areas by trapping sediments in their net-like root systems, elevating the seabed and dampening the energy and waves of currents. तो यहाँ पर clearly mention किया गया. Question 14th. I hope it is clear. तो चलिए एक बार ब्लैंक को भी पढ़ लेते हैं, इसमें तो नहीं है हमारा कुछ. द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश was the first stage of a project to ensure the success of mangroves in Indonesia. Okay. इंडोनेशिया, तो ये हमारे पास इंडोनेशिया का ही है, जावा इंडोनेशिया. जावा इंडोनेशिया. तो चलिए देखते हैं इसमें से था कुछ, हमें कंस्ट्रक्शन तो कुछ की थी हमने. तो आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का समय मुझे बताने के लिए. ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम रीड कर लेते ताकि आपको टाइम मिल जाए.
तो बट सुजैना TOI ऑफ दिस, उन्होंने, अब देखो हमने क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन की है, दैट वाज द फर्स्ट स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मतलब किसी प्रोजेक्ट का पहला पड़ाव, मतलब स्टार्टिंग हमने की है। तो हमने स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ था स्टार्टेड आउट, जैसे ये लिखा हुआ है। सो वेटलैंड इंटरनेशनल स्टार्टेड आउट विद द डिफरेंट अप्रोच, बिल्डिंग सेमी परमिएबल डैम्स मेड फ्रॉम दिस एंड दिस टू दिस। सो हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पर होनी चाहिए? चलिए मैं पूरा मार्क कर पूरा दे रहा हूँ। आप यहाँ इसमें हमारी लोकेशन होनी चाहिए, इसमें हमारा आंसर होना चाहिए। एंड आपके पास अराउंड 10 सेकंड्स का समय मुझे बताने के लिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। अब मैं इस पे आंसर लिखने वाला हूँ। देखिए आपने भी यही आंसर फाइंड किया था। हमारा आंसर है डैम्स। लेट मी मार्क इट हियर। क्वेश्चन 19। अब देखिए सेमी परमिएबल डैम्स तो बन रहा है, बट हम सेमी परमिएबल डैम्स नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने ये भी साथ में लिख दिया सेमी परमिएबल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। रीज़न, बिकॉज हमने कितने वर्ड्स लिखने हैं? सिर्फ वन वर्ड। ये बहुत ध्यान रखना है। अगर मैं टू वर्ड्स लिख दूंगा या टू से वन से ज़्यादा, टू थ्री कुछ भी लिख दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, गलत मार्क किया जाएगा। तो चाहे वैसे सेमी परमिएबल डैम्स हमें लग रहा आंसर होना चाहिए, बट अगर अगर अकेला सेमी परमिएबल लिखूंगा तब तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी इस बात की। तो सिर्फ डैम्स आंसर आएगा इस वजह से इसका। आई होप इट इज़ क्लियर। 20th पढ़ लेते हैं। इसमें तो नहीं, लोकेशन इसकी शायद नीचे ना कहीं हो। एज अ रिस्पॉन्स टू राइजिंग फ्लड वाटर्स इन मैकोंग डेल्टा। ओके, तो जहाँ पर भी मैकोंग डेल्टा होगा तो उसमें इसकी लोकेशन होगी, तो तब पढ़ेंगे इसको। A not for profit organization has been building houses that can, मतलब कुछ घर बना रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं। that can something, मतलब कुछ कर सकते हैं। लेट्स सी वो क्या करेंगे। अब तो इस अभी तो कुछ सोचने का बेनिफिट नहीं इतना। तो हाँ, हमें पर्सन का नेम मिला था सुजैना, तो ये रहा। तो उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या कहा था? ये चीज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस वाला। तो मैं इसको, ये, सॉरी अबाउट दैट, ये रहा। तो आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का समय मुझे बताने के लिए कि इसका कोई आंसर, ये रही सुजैना TOI बी ऑप्शन, कि किसी का आंसर बी ऑप्शन आएगा या नहीं 23, 24, 26 में से। और आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो चलिए साथ में रीड करते हैं इसको। ये कह रहा था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये क्रिटिकल है कि हम ट्रांजिशन करें टुवर्ड्स मल्टी फंक्शनल अप्रोचेस, जिसमें इम्बेड हो एक नेचुरल प्रोसेस और इंगेज और बेनिफिट करे कम्युनिटीज़ को और लोकल डिसीजन मेकर्स को। तो 23rd, इट इज़ एसेंशियल टू अडॉप्ट स्ट्रेटजीज विच इन्वॉल्व एंड हेल्प रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन। ये है आंसर हमारा। यस, यही है। बी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हो ना, इन्वॉल्व एंड हेल्प रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन, मतलब लोकल पीपल। यहाँ पे लेट मी डू दिस। वैसे तो पूरा ही है, समझ आ रहा है, बट ये थोड़ा सा क्लैरिटी से मिल जाएगा। इंगेज एंड बेनिफिट कम्युनिटीज एंड लोकल डिसीजन मेकर्स। आई होप इट इज़ क्लियर कि ये बी ऑप्शन क्यों आ रही है सुजैन। ओके, लेट्स रीड अदर क्वेश्चंस आल्सो। हीट की तो बात ही नहीं की इसने, तो ऑब्वियसली ये तो आ नहीं सकता।
एंड नंबर ऑफ लोकेशंस, कुछ लोकेशंस के बारे में बात की है, अभी तो सिर्फ एक ही बताया है, जावा इंडोनेशिया, और तो ऐसी कोई बात ही नहीं की कि अलग अलग जगह लोकेशंस पर है ये वाली चीज़। तो 23 का ही आंसर आएगा बी। तो चलिए डी को रीड करते हैं अब, तो इसको ऊपर कर लें एक बार। तो चलिए डी को रीड करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। Okay, let's read D now. As the flood waters rose in the rice fields of Mekong Delta in September 2018, four small houses rose with them. अब ये कह रहे हैं कि जब फ्लड वाटर्स राइज किए थे ना, उनका लेवल ऊपर हुआ था राइस फील्ड्स ऑफ मेकोंग डेल्टा। तो ये ब्लैंक में था ना हमारे, चलो वो बाद में देखेंगे। कब? सितंबर 2018। उनके साथ साथ जो चार छोटे छोटे घर थे ना, वो भी ज़मीन से ऊपर उठ गए। Homes in this part of Vietnam are traditionally built on stilts, but these ones had been built to float. कहते जो ये वियतनाम एक कंट्री है, आपको आई थिंक पता ही होगा। तो वो कहते जो घर होते हैं ना जो वियतनाम में बनते हैं, वो ट्रेडिशनली ना स्टिल्ट्स पर बनते हैं, बट जो ये वाले घर थे ये बने थे फ्लोट करने के लिए, मतलब ये ऐसे घर बनाए थे जो फ्लोट कर सके। The modifications were made by the Buoyant Foundation Project, a not-for-profit organization that has been researching and retrofitting amphibious houses since 2006. कहते ये जो घर थे ना, ये इस पर्टिकुलर कंपनी ने प्रोजेक्ट में बनाए थे, ऑर्गेनाइजेशन ने, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 2006 से ऐसे घर बना रही है। When I started this, explains founder Elizabeth English. तो ये हमारा पर्सन आ गया। तो आप अगर आप पेन एंड पेपर पर कर रहे हैं, तो आप जो पर्सन का नेम है या ऐसे की चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट मार्क कर सकते हैं। जैसे सर्कल कर लीजिए या स्क्वायर में बंद कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आप बाकी जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये पर्सन वाले नेम के आगे ये लगा हुआ है, तो वो आपको आई जल्दी कैच कर लेगी लोकेशंस को। When I started this, explains founder Elizabeth English, climate change was not on tip of everybody's tongue, but this technology is becoming necessary in places that didn't previously need it. तो ये एलिजाबेथ इंग्लिश है, ये बता रही है कि जो जब उसने शुरू किया था ना, तो जो क्लाइमेट चेंज है वो हर एक की टिप पर नहीं था, टंग पर नहीं था, कि लोगों की ज़ुबान पर नहीं था ये चीज़। बट ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये उन जगहों पर भी अब नेसेसिटी बनती जा रही है, ज़रूरत बनती जा रही है, जिनको इसकी पहले ज़रूरत नहीं थी। मतलब जिस जगह पर जैसे आज से 10 साल 20 साल पहले ये टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए थी ना, अब उस जगह पर भी इसकी ज़रूरत निकल कर आ रही है। It is much cheaper than permanently elevating houses, English explains. About a third of what it would cost to completely replace a building's foundation. कहते हैं ये अब लेट मी चेंज द कलर, कहते हैं ये अब सस्ता पड़ता है। कहाँ पे गया? ये अब सस्ता पड़ता है किससे? परमानेंटली एलिवेटिंग हाउसेस से। मतलब जो घर हमेशा के लिए परमानेंटली उठे हुए हों, उनसे ये बहुत सस्ता पड़ता है। कितना सस्ता पड़ता है? उसकी कॉस्ट 1/3 रह जाती है। अगर वो 100 रुपीज़ लग रहे हैं, तो ये 33 के अराउंड कंप्लीट हो जाएगा काम। इट ऑल्सो अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ टॉलर हाउसेज बीइंग एट अ ग्रेटर रिस्क फ्रॉम विंड डैमेज। और एक और बेनिफिट क्या है, जो हवा के साथ हमें डर लगता है ना कि अगर तूफान आ जाएगा, अंधेरी आएगी, तो इस घर का क्या होगा, तो उसको भी वो खतरा नहीं है इन हाउसेज को। Another plus comes from the fact that amphibious structures can be sensitively adapted to meet cultural needs and match the kind of houses that are already common in a community. कहते एक और फ़ायदा क्या है, जो एम्फीबियस स्ट्रक्चर्स है ना, जिस तरह का कल्चर है ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से वो मीट कर सकते हैं। हम वैसे के घर बना सकते हैं जैसे कि आप वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि ऊंचा करके बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो घर है जैसे अगर पानी आ गया शहर के अंदर, ज़्यादा पानी आ गया, तो अपने आप ये फ्लोट करने, जैसे बोट फ्लोट नहीं करती, तो वैसे के कोई घर होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, तो उस तरह से घर पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं ताकि वो डूब ना जाए पानी में।
आई होप इट इज़ क्लियर दिस पैराग्राफ। तो चलिए, आपके पास वही 10 सेकंड का समय मुझे बताने के लिए, क्या 16 और 17 में से कोई आंसर है इसका डी में, एंड अगर है तो वो लोकेशन और क्यों। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। 16th, चलिए रीड करते हैं। अ रेफरेंस टू द फैक्ट दैट अ सोल्यूशन इज पर्टिकुलरली कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब मैंने पहले बताया था ना, सस्ता पड़ता है। इसमें है कुछ ऐसे सस्ता पड़ने का, चीप या रीजनेबल प्राइस का। यस। सो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब लोकेशन, लेट मी मार्क द लोकेशन, ये रही। अ, यहाँ पर तक कर लेते हैं, बिल्डिंग फाउंडेशंस। लेट मी जस्ट राइट द लोकेशन नंबर हियर। क्वेश्चन 16। तो यही बताया था ना, कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये बता रहा है चीपर है और अबाउट 1/3 ऑफ द कॉस्ट। क्लियर। तो चलिए ब्लैंक्स को रीड करते हैं। तो मेकॉन्ग डेल्टा तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, मेकॉन्ग डेल्टा, तो ग्रीन कर लेता हूँ इसको। तो ये पढ़ा था हमने मेकॉन्ग डेल्टा। तो पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एज अ रिस्पॉन्स टू राइजिंग फ्लड वाटर्स, तो फ्लड वाटर्स रोज, ये लिखा हुआ है ना, तो ये रहा हमारा राइजिंग फ्लड वाटर्स इन द मेकॉन्ग डेल्टा, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें पता ही है, ये रहा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये रही इसका नाम, हैज़ बीन बिल्डिंग हाउसेज दैट कैन। अब कहते हैं वो घर बना रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी लोकेशन यहीं कहीं पर है। तो मैं आपको एक बार ओवरऑल मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कुछ रीड करने में हेल्प मिले। यहाँ पर तो आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का समय मुझे बताने के लिए। सो ऐसे लेकर 2006 तक, ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड्स का समय मुझे बताने के लिए आंसर क्या होना चाहिए इसका। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड अभी मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ। इसका आंसर है फ्लोट। ये रहा। लेट मी डू दिस। क्वेश्चन नंबर 20। तो कैसे पता लग रहा है, तो यही कह रहे हैं ना, ये बिल्ड जो ये वैसे हाउसेज हैं तो स्टिल्ट्स पर बिल्ड होते हैं वो नॉर्मली। बट ये वाले हाउसेज हैं, जो ये दीज होम्स, मतलब जो ये कंपनी बना रही है, ये बना रही है टू फ्लोट, मतलब ये क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहीं इसका आंसर तो नहीं है इसी पैराग्राफ में। राइजिंग सी लेवल्स इन बांग्लादेश, तो जहाँ पर भी बांग्लादेश गिवन होगा, कंट्री का नेम गिवन होगा, तो उसका आंसर इसमें होगा। तो एक बार ब्लैंक पढ़ लेते हैं तो पता लग जाएगा थोड़ा सा और। राइजिंग सी लेवल्स इन बांग्लादेश हैव मेड इट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस वेरियस डैश दैट आर सुटेबल फॉर एरियाज ऑफ हाई सॉल्ट कंटेंट। तो कह रहे हैं कि जो समुंदर का पानी बांग्लादेश में ऊपर उठ रहा है ना, तो उन्होंने लाइक ज़रूरी कर दिया है कि हमें इंट्रोड्यूस करना होता है, फर्स्ट टाइम कुछ लेके आ रहे हैं ना। वेरियस, अब इसमें वेरियस है तो कुछ प्लूरल आएगा ना, वेरियस समथिंग दैट आर सूटेबल फॉर एरियाज ऑफ हाई सॉल्ट कंटेंट, जो उन एरियाज के लिए सूटेबल है जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। तो वैसा वहाँ पे कुछ हमें वेरियस चीज़ें लेके आनी पड़ेगी। लेट्स सी, जब पढ़ेंगे तो पता लग ही जाएगा। तो एलिजाबेथ इंग्लिश, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी में जो शुरू हो रहा है वो है ये रहा। ये रहा गाइस अपॉस्ट्रॉफी वाला, और एक ये रहा।
ओके, सो यू हैव 10 सेकेंड्स टू टेल मी अगर उसका कोई आंसर सी आंसर है 24 का या 26 का, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। तो चलिए साथ में रीड करते हैं। 24th, interventions which reduce heat are absolutely vital for our survival in this location। हीट के बारे में बात की है? नहीं, इसमें तो सिर्फ पानी का जो लेवल है वो ऊपर उठ रहा है, उसके लिए घर कैसे बना रहे हैं उसकी बात की है, हीट की तो बात ही नहीं की गई। तो 24 तो हो नहीं सकता। 26, द नंबर ऑफ लोकेशंस रिक्वायरिंग एक्शन टू अडेप्ट टू फ्लडिंग हैज़ ग्रोन रिसेंट ईयर्स। ये ऐसी कुछ बात की गई है कि जिन लोकेशंस को फ्लडिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए उनका नंबर हाल फिलहाल में इंक्रीज हो गया है? की गई ऐसी कुछ बात? यस। सो आवर आंसर इज सी। सी आंसर, दिस इज इट इज आवर आंसर सी फॉर दिस वन। कहाँ पर है लिखा ये? लेट मी, ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्लाइमेट चेंज वॉज नॉट ऑन द टिप ऑफ एवरीबडीज टंग, यहाँ से, बट दिस टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग नेसेसरी इन प्लेसेस दैट डिडंट प्रीवियसली नीड इट। तो इसको भी मैं रिमूव ही कर देता हूँ यहाँ से। कहते अब ये टेक्नोलॉजी उन जगहों पर भी हमें यूज़ करनी पड़ती है जहाँ पे प्रीवियसली इनकी ज़रूरत नहीं थी। अब मतलब जहाँ पर पहले ज़रूरत नहीं थी बट अब वहाँ पर ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली जिन जगहों पर इसकी ज़रूरत है उसका नंबर क्या हो गया हुआ है? इंक्रीज। आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ ई के ऊपर। बांग्लादेश इज स्पेशली वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो चलिए बांग्लादेश आ गया, तो इसका आंसर इसमें होना चाहिए प्रोबेबली, बट उस पर बाद में ध्यान देंगे। तो अभी ध्यान देंगे इनके ऊपर 17th का आंसर है इसमें या नहीं है। Bangladesh is especially vulnerable to climate change. Most of the country is less than a meter above sea level and 80% of its land lies on floodplains। कहते जो बांग्लादेश कंट्री है ना ये खासकर वनरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्योंकि कंट्री जो है ना बस लेस देन अ मीटर अबव द सी लेवल, जो कंट्री है ना सिर्फ 1 मीटर है सी लेवल से ऊपर, मतलब इतनी पास है वो समुद्र के। एंड 80% जो इसकी वो लैंड है ना वो फ्लड प्लेन्स के अंदर आ रही है। ऑलमोस्ट 35 मिलियन पीपल लिविंग ऑन द कोस्टल बेल्ट ऑफ बांग्लादेश आर करंटली अफेक्टेड बाय सॉइल एंड वाटर सैलिनिटी। तो कहते ऑलमोस्ट लाइक जो 35 मिलियन लोग हैं ना, 3.5 करोड़ लोग हैं, वो अफेक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के जो कोस्टल बेल्ट में रह रहे हैं ना, एक तो सॉइल की वजह से और दूसरा जो पानी का खारापन है, सैलिनिटी मतलब खारापन। सेज राजा चौधरी ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ICCO कॉर्पोरेशन। Rather than fighting against it, one project is helping communities to adapt. Sorry, organization is helping communities adapt to salt affected soils। कहते बजाय rather मतलब बजाय इसके अगेंस्ट फाइट करने के, एक जो प्रोजेक्ट है ना वो उनको अडेप्ट करना सिखा रहा है। ICCO Corporation has been working with 10,000 farmers in Bangladesh to start cultivating naturally salt tolerant crops in the region। तो कह रहे जो ये कंपनी है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो 10,000 बांग्लादेशी वर्करों फार्मर्स के साथ काम कर रही है, तो उनको बता रही है कि इनको स्टार्ट कर देना चाहिए कल्टीवेट करना नेचुरली जो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं इन द रीजन। सर्टेन वैरायटीज ऑफ कैरेट, पोटैटो, kohlrabi, cabbage and beetroot have been found to be better suited to salty soil than the rice and wheat that is particularly grown there। कहते ये वाली जो क्रॉप्स है ना ये ज़्यादा सूटेबल मानी गई हैं क्लाइमेट को लेकर, बजाय उन क्रॉप्स वीट और राइस जो वो यूजुअली उगाते हैं जो सॉल्ट के अगेंस्ट इतना अच्छा काम नहीं कर पाती।
Chaudhary says that the results are very visible, comparing a barren plot of land to the beautiful lush green vegetable garden sitting beside it, in which he and his team have been working with the farmers. तो चौधरी कह रहा है कि यार ये देखने में पता लग रहा है, क्योंकि ये एक लैंड का एक जो प्लॉट है वो बैरन मतलब बंजर पड़ा है, और दूसरे साथ उसके जो साथ वाला ज़मीन का टुकड़ा प्लॉट है वहाँ पर ब्यूटीफुल लश ग्रीन वेजिटेबल गार्डन बनाया हुआ है उन्होंने. Since the project began, farmers trained in saline agriculture have reported increase of 2 to 3 more harvests per year. कह रहे जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, फार्मर्स ने रिपोर्ट किया कि हमें हर साल 2 या 3 ज़्यादा फसलें मिल रही हैं. क्लियर? तो नाउ यू हैव 10 सेकेंड्स. आई होप पैराग्राफ को क्लियर हो गया होगा. एंड नाउ यू हैव 10 सेकेंड्स टू टेल मी 17th क्वेश्चन में इसका 17th क्वेश्चन का आंसर है इसमें या नहीं. एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. इस है 17th का आंसर. मेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू लोकेट एरियाज मोस्ट इन नीड ऑफ इंटरवेंशन. नहीं, इसमें तो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं की गई कि वो एरियाज़ को फाइंड करो जहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें दखल अंदाजी देने की, अपना मतलब काम करने की. ऐसे तो कोई बात ही नहीं की गई टेक्नोलॉजी वगैरह की. तो 17th आंसर इसका तो होगा नहीं. ओके, तो अब आगे आ जाए 21. राइजिंग सी लेवल्स in Bangladesh have made it necessary to introduce various something that are suitable for the areas of high salt content. तो इसमें बताया ही गया हमें कि वहाँ पे सी राइज हो रहा सारा कुछ है ना. तो इसका आंसर लेट्स सी. तो इसका आंसर मैं आपको लोकेशन मार्क कर देता हूँ रफली. ठीक है, तो इसमें आंसर इसमें होना चाहिए. इसका आंसर होना चाहिए यहाँ से लेकर इस लाइन में. एंड आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का समय मुझे बताने के लिए. एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. मैं इसका आंसर लिखने वाला यहाँ पर. एंड लेट्स सी कि आप वही आंसर अराइव कर उसी आंसर पर अराइव किया या नहीं किया. इसका आंसर आएगा क्रॉप्स. तो लेट मी डू दिस. ये रहा हमारा क्रॉप्स. अब अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ. तो यहाँ लिखा ना कि जो ये लिखा हुआ कि एक तो वो सी लेवल के पास अफेक्ट कर रहा है क्योंकि 1 मीटर की ही डिस्टेंस पर वो रह रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वो 10,000 फार्मर के साथ कर रहे हैं. और इंट्रोड्यूस करना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट कल्टीवेटिंग. स्टार्ट, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ. तो स्टार्ट कल्टीवेटिंग. और क्या कल्टीवेट कर रहे हैं, नेचुरली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स. अब क्रॉप्स मतलब प्लूरल हो गया तो वेरियस क्रॉप्स आ जाएगा. जो टॉलरेंट हैं, हाई सॉल्ट कंटेंट के लिए सूटेबल हैं, तो टॉलरेंट वो वर्ड यूज़ किया हुआ है. आई होप इट इज़ क्लियर. तो चलो 22 पढ़ लेते हैं. अ प्रोजेक्ट इन एलए. तो जहाँ पर भी एलए की बात की गई होगी तो वहाँ क्या पैराग्राफ का आंसर होगा. तो भी एक ही पैराग्राफ रह गया तो उसमें आंसर होगा ही होगा. अ प्रोजेक्ट इन एलए हैज़ इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डैश ऑन द सिटीज स्ट्रीट्स. तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो प्रोजेक्ट है ना एलए का, उसने ना कुछ इंक्रीज कर दी है. क्या इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का नंबर इंक्रीज कर दिया जो कहाँ पे थे, सिटी की स्ट्रीट पे. नंबर ऑफ स्ट्रीट पे क्या होंगे, नंबर ऑफ फुटपाथ्स, समथिंग लाइक दैट. लेट्स सी क्या नंबर ऑफ इंक्रीज किया होगा. और ये अगर मैं इसके में बात करूं तो इसमें हमें राइजा चौधरी थी. सॉरी, मैं पीपल में मार्क करना भूल गया इसको. ये थी राइजा चौधरी.
इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में एक ये में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और बस यही इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास है मेन। एंड आपके पास अराउंड 10 सेकंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए कि 24th इसका आंसर है या नहीं। एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड लेट्स सी को ये 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंटरवेंशन विथ ही रिड्यूस हीट, तो हीट रिड्यूस करने की बात हो रही है पैराग्राफ में कहीं पर भी? नो। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये राइजा चौधरी डी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमें पता अगर डी नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर ई रह जाएगा, और तो कोई है नहीं। तो इसका आंसर ई होना चाहिए, बट जब तक हम फाइंड नहीं करेंगे हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, और इसमें भी ई ऑप्शन है नहीं तो एफ है, तो इसमें एफ ही रह जाएगा। बट लेट्स सी, एफ को रीड करते हैं। ग्रेग स्पॉट्स फ्रॉम लॉस एंजलिस एलए, तो ये हमारे पास लोकेशन आ गई एलए। in the USA is Chief Sustainability Officer of the city's Street Services Department. He leads the Cool Streets LA program, a series of pilot projects which include planting of trees and installation of a cool pavement system designed to help reach the city's goal of bringing down its average temperature by 1.5 degrees Celsius. Urban cooling is literally a matter of life and death for our future in LA, says Spot. तो ये पर्सन ने कहा है। तो ये कह रहा है जो अर्बन कूलिंग है ना, वो हमारे लिए एक तरह से जीने और मरने का सवाल है। लाइफ एंड डेथ का मतलब जीने और मरने का सवाल है हमारे लिए। यूजिंग अ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा मैपिंग टूल। ओके, तो ये टूल इस्तेमाल कर रहा है कोई ये वाला। The program identified streets with low tree canopy cover in 3 of the city's neighborhoods and covered them with a light gray, light reflecting coating, which had already been shown to lower road surface temperature in Los Angeles by 6 degrees Celsius. तो कह रहा है कि ये सिस्टम यूज़ कर रहा है कोई ये जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा मैपिंग टूल है, उसका नाम GIS मान लीजिए एक बार, एक्रोनिम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक डेटा मैपिंग टूल है। इससे हम उन एरियाज का पता लगाते हैं जहाँ पर जो ट्री कनोपी है ना वो कम है, ठीक है, लो ट्री कनोपी है, ठीक है, और उनको हम कवर कर देते हैं लाइट ग्रे लाइट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग से, जो हमें पहले भी यूज़ कर चुके हैं कहाँ पर, लॉस एंजलिस में, जहाँ पर हमने 6 डिग्री टेम्परेचर को लोअर कर दिया था। क्लियर? Spots says one of these streets in the Vinecta neighborhood of San Fernando Valley can now be seen as a pale crescent, the only cool spot on an otherwise red thermal image from the International Space Station. तो कह रहा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये जगह है सैन फर्नांडो वैली, सिर्फ एक यही जगह है जो इस नेबरहुड में कूल दिखती है, उसका कलर क्या आ जाएगा, पेल क्रेसेंट, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर जो ये एरिया है वो रेड थर्मल इमेज में लाइक टू हॉट दिख रहा है, सिर्फ एक यही जगह ठंडी दिख रही है। क्लियर? तो ऑब्वियसली अब इसका आंसर तो हमें पता क्या आना चाहिए विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट, एफ। बट क्यों एफ आना चाहिए मुझे बताओगे लोकेशन? एंड आपके पास 10 सेकेंड्स का समय है एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप एंड आई एम गोना मार्क द लोकेशन नाउ। तो देखिए ये यहाँ से शुरू मान लीजिए, अबाउट यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का मेंशन कहाँ पे है, जोग्राफिक। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक। हाँ,
जो टेक्नोलॉजी का मेंशन मतलब रेफरेंस कहाँ पर है, ये रहा मेंशन, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा मैपिंग टूल, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोकेट कर रहे हैं मोस्ट इन नीड, हाँ जी वो जहाँ पर ट्री कनोपी लो है, एंड उसको हम कवर कर रहे हैं 3 सिटी नेबरहुड्स में, एरियाज मतलब मोर देन 1, 3 ऑफ सिटीज नेबरहुड्स, तो 3 मतलब मोर देन 1। ओके, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन हो गया 17। क्लियर, तो ये एफ क्यों आ रहा है, तो चलिए ये देखते हैं 22 अब। अ प्रोजेक्ट इन एलए हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डैश ऑन सिटीज स्ट्रीट्स, तो यहीं का भी हमने स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ा था कुछ, तो उन्होंने क्या लगाना शुरू किया था, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का समय मुझे बताने के लिए इसका आंसर, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप, एंड मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, एंड अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा पढ़िए इनको। इसका आंसर है ट्रीज। ओके, लेट मी डू दिस। ओके, एंड द लोकेशन, सॉरी अबाउट दैट, ये रही हमारी लोकेशन, क्वेश्चन नंबर 22। आई होप को समझ आ गया होगा कि यही कह रहे हैं ना प्रोजेक्ट क्या बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ समथिंग, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही लीड्स द कूल एलए प्रोग्राम अ सीरीज ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स विच इंक्लूड प्लांटिंग ऑफ समथिंग, मतलब अगर आप कोई चीज़ प्लांट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी काउंटिंग क्या होगी ट्रीज की, अगर मैं ट्रीज को प्लांट करूंगा इंक्रीज, एंड यहाँ पे ए लिखा हुआ है और दूसरे में कूल पेमेंट सिस्टम वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि वन वर्ड है ना, तो कूल पेमेंट तो मैं लिख नहीं सकता। एंड सेकंड चीज़ ये सिंगुलर है, ए लिखा हुआ है तो वो सिंगुलर हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब कुछ इंक्रीज कर रहे हैं हम ना, किसी चीज़ का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एक चीज़ का नंबर तो इंक्रीज ही नहीं हो सकता, वन तो वन नहीं है, तो उसको कैसे आप कर दोगे इंक्रीज हो जाएगा नंबर, हाँ 0 से 1 हो गया वो अलग बात है, बट वो नंबर ऑफ इंक्रीज प्लांटिंग से ही अकॉर्डिंग ही वो ज़्यादा पैराफ्रेजिंग सेंस बनती है हमारी यहाँ पर। होप इट इज़ क्लियर। और चलिए लास्ट जो ग्रेग स्पॉट्स है और इसका एक ही बचा क्वेश्चन 24th, अब मुझे बताइए ये 24th है इसका आंसर या नहीं, क्या हमने कुछ मिस कर दिया है पहले, अगर है तो लोकेशन, एंड यू हैव रफली 10 सेकेंड्स फॉर दिस, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यस इसका आंसर ई ही है, एंड ओके मैंने पहले मार्क भी किया हुआ है सॉरी फॉर दैट, वो तो आपको पता लगना ही चाहिए इतना, तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटरवेंशन विच रिड्यूस हीट आर एब्सोल्युटली वाइटर फॉर अवर सर्वाइवल इन दिस लोकेशन, सो रिड्यूस हीट मतलब अर्बन कूलिंग is a matter of life and death survival in a LA in this location, in this location कौन सा हो गया है LA, तो ये कौन कह रहा है स्पॉट्स मतलब ग्रेग स्पॉट्स, ई ऑप्शन, तो बी ई ए सी ये भी हो गए हमारे सारे, ये ब्लैंक्स भी हो गई, एंड दीज क्वेश्चंस ये भी हो गए। तो लाइक दिस यू कैन प्लान योर लाइक
स्ट्रेटजी आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन टाइप्स। जोन सी आपको क्वेश्चन टाइप पढ़ के चीज़ समझ आ रही है कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, आप वैसे ही कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पहले मैं ये वाले सॉल्व करूंगा, लाइक सारे पैराग्राफ पढ़ लूँगा फिर ये सॉल्व करूंगा, फिर मुझे एक तरह का आइडिया हो जाएगा कौन से पैराग्राफ में क्या गिवन है, उसके बाद मैं ब्लैंक्स करूंगा और उसके बाद लिस्ट ऑफ पीपल, वैसे कीजिए, नो इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए आप कैसे कर रहे हो और आपके उसमें एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप ऐसे कर रहे हो बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है। जोन सा भी आपको मेथड फॉलो करना है कीजिए। आई विल नॉट से कि ये मेथड बेटर है या वो वाला मेथड बेटर है, बिकॉज देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। जो आपको ईजी लगता है उस पर फोकस कीजिए। एंड हमारा मेन मकसद क्या है, हमारे नंबर लेकर आने, रीडिंग को समझ कर करना मेन मकसद है। अगर आप समझ कर करेंगे तो नंबर भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, आप अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स ईजिली हासिल कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, अगर आप राइटिंग या स्पीकिंग या दोनों में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके डिजायर्ड स्कोर्स नहीं आ रहे हैं 7 या 7 से ज़्यादा, एंड आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे चुके हैं एंड फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, तो इसी के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है इसका। ना सिर्फ राइटिंग और स्पीकिंग बल्कि उसमें लिसनिंग और रीडिंग भी है, जिसमें हमने हर क्वेश्चन टाइप को थॉरली डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं राइटिंग की बात करूं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो जीटी का टास्क 1 हो या टास्क 2 हो, चाहे वो एकेडमिक का टास्क 1 टास्क 2, हमने थॉरली डिस्कस किया हुआ है कि एग्जामिनर्स अगर आपने 7 या 7 से ज़्यादा लेकर आने हैं तो वो क्यों, क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आपके नहीं आ पा रहे हैं तो आप प्रॉबेबली कौन सी गलतियां कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो आप स्कोर्स अचीव नहीं कर पा रहे हो। एंड अगर सेम स्पीकिंग कि अगर आप स्पीकिंग में 7 या 7 से ज़्यादा नहीं लेके आ पा रहे हो तो क्या इश्यूज हो सकते हैं आपकी स्पीकिंग में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनकी ग्रामर अच्छी होती है, उनकी वोकैब अच्छी होती है, बट दे आर ट्राइंग टू हार्ड और वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनको भी नहीं पता। सो इफ़ यू वांट अवर एक्सपर्ट गाइडेंस यू कैन बाय अवर कोर्स, जिसमें आपको बहुत हेल्प होगी समझने में के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स दैट आर अवेलेबल टू अस, और उसको हमने थॉरली डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा, वहाँ पर जाके कोर्स को बाय कर सकते हैं। इट्स अ वीडियो कोर्स एंड अगर आप उसको बाय कर सकते हैं एंड इफ़ यू वांट अवर एसे करेक्शन और 1-to-1 स्पीकिंग सर्विसेज आप वो भी बाय कर सकते हैं, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।